বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ মাজত मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। हम लोग आज एक ज्वलंत मामले में बातचीत के लिए एकत्रित हुए हैं और हम लोग अभी अपनी बात रखेंगे नेशनल हेराल्ड इशू पे। मैं समझता हूं कि सभी लोग अवगत हैं कि नेशनल हेराल्ड को लेकर के किस प्रकार की कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है। नेशनल हेराल्ड जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों का देश में मौजूदा ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे जनता के ध्यान को कैसे विमुख किया जाए, ये टारगेट है। इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये कोई आज का मसला नहीं है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजे हुआ करते थे और प्रजा कोई मामला उठाती थी तो उस समय भी उनके ध्यान को विमुख करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां होती थी, इस तरह के मुद्दे लाए जाते थे, कम्युनल राइट्स हुआ करते थे। किस प्रकार से जनता मुख्य मुद्दों से जो है विमुख हो जाए, वो प्रयास रहता था। ये भी एक उसी तरीके का एक प्रयास है। और सही मायने में देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज का काम अगर किसी ने किया था तो नेशनल हेराल्ड अखबार ने किया था। और ऐसे में यही कहना चाहूंगा कि ये देश की एक विरासत है, स्वतंत्रता संग्राम की एक विरासत है, जिसे सहेज के संभाल के रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर गुजरात के अंदर ऐतिहासिक अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का हुआ और उसी की ये बौखलाहट नजर आती कहीं ना कहीं मोदी और शाह के द्वारा कि इतने समय बाद उन्होंने जो है अपने पसंदीदा आपराधिक वसूली मशीन जिसे कहेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई भी इन्होंने की है। इसमें कहना चाहूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह पहला केस है जिसमें ना तो पैसे का और ना किसी संपत्ति का कोई आदान प्रदान हुआ। जब पैसा ही नहीं है तो केस किस बात का और आरोप पत्र किस बात का, यह सोचने की आवश्यकता है। गांधी परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके खिलाफ ये बेबुनियादी राजनीति और देश का मामला है। ये जिस प्रकार से इलेक्शन डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बना करके ईडी को यूज किया जा रहा है पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, किसी से छिपावा नहीं है। और जितने भी मामले ईडी में हुए हैं गैर भाजपा दलों से समर्थित लोगों के हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो। तो ये साफ दिखता है कि ईडी को इन्होंने उस तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है जो किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, उसी का एक रूप जो है ईडी बना हुआ है। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी है ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, अगर वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है या अन्य दलों से संबंधित है जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उन पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का को अख्तियार कर लेते हैं और वहां जाने के बाद में तमाम कार्रवाइयां जो है सरकारी कार्रवाइयां बंद कर दी जाती हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी बौखलाहट है और द्वेष पूर्वक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत की गई कार्रवाई है। ये साफ साफ पूरा देश देख रहा है। ऐसे में जहां हम बात करते हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के परिवार के खिलाफ जो मनगढ़ंत मामले चल रहे हैं और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हो रहा है फर्जी और झूठे मामलों में, इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश जरूर कर सकती है, लेकिन यह कोशिश नाकाम कोशिश होगी।
ना कांग्रेस दबने वाली है, ना झुकने वाली है, और सत्य से परे जो है कांग्रेस पार्टी कोई कार्य करेगी। सत्य सामने आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं यही कहना चाहूंगा इस मौके पे कि ये बदले की राजनीति का सबसे खराब रूप जो है वो देखने को मिल रहा है देश के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, और ये राजनीतिक जो साजिश है, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित दल सदन के भीतर भी और सदन के बाहर सड़कों पर भी बिना डरे सत्य का सामना करते हुए और ऐसे नाकाम प्रयासों के खिलाफ अपनी मुहिम, अपनी लड़ाई जारी रखेगी। यहां कांग्रेस ऐसी चीजों से डरने वाली नहीं है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि चाहे कितना भी ये लोग झूठे आरोप लगा दें, वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नजर आ रही है। और ये गुजरात का अधिवेशन, जहां गुजरात के अहमदाबाद में जगह जगह कांग्रेस के झंडे, बैनर, पोस्टर्स नजर आए, लोगों का रुझान नजर आया कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस के उस अधिवेशन की तारीफ करने का काम आम जनता ने किया। उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं ये जो है कृत्य भारतीय जनता पार्टी का है। मैं नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। 1937 में पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मुख्य आवाज बनाने का कार्य किया था। और उसकी शुरुआत जो है हिंदी और उर्दू संस्करणों में, जिसमें नवजीवन और कौमी आवाज के शीर्षक के नाम से उस समय प्रकाशित हुए थे। और नेशनल हेराल्ड जो है एक स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उभर करके सामने आया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने उस अखबार को 1942 में जो है बैन किया, इस पर प्रतिबंध लगाया, और वो प्रतिबंध 1945 तक चलता रहा। और ये कहना चाहूंगा मैं कि प्रतिबंध अंग्रेजों ने उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे उस अखबार के आवाज के खिलाफ लगाया था। ऐसे ही प्रतिबंध और ऐसी ही कार्रवाइयां आज केंद्र की सरकार भी कर रही है। सदन में आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा बिल या ऐसा कोई अमेंडमेंट या ऐसा कोई लॉ आता है, आपने देखा होगा किसानों की आवाज को भी दबाने की कोशिश की। तो ये इनकी परिपाटी बन गई कि उन्हीं अंग्रेजों के नक्शे कदम पर ये सरकार, केंद्र की सरकार भी चल रही है। जब आवाज उठाने की कोई कार्रवाई करता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम ये लोग करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उनके खिलाफ ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स का केंद्र की सरकार करती है। अपने निजी संस्था के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है, यह मैं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल, इसकी स्थापना 1937-1938 में हुई। और एजेएल की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आवाज को बुलंद करना। और ये जो कंपनी रही, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी न्यूज़पेपर के रूप में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य पृष्ठ बनना था। और ये मुनाफा कमाने वाली कोई कंपनी नहीं थी। इसमें आगे मैं कहना चाहूंगा कि एजेएल के पास में 6 शहरों में अपनी संपत्तियां रही, जिसमें दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना और इंदौर शामिल है। और इनमें सिर्फ लखनऊ की संपत्ति ही एक ऐसी संपत्ति थी जो फ्री होल्ड संपत्ति थी, जिसे कि बेचा जा सकता था या उसका इस्तेमाल किया जा सकता था मॉनेटरी स्तर पर।
बाकी संपत्तियों को बेचान करने का अधिकार एजेएल के पास नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब संपत्तियों को बेचा ही नहीं जा सकता, संपत्तियों का आदान प्रदान ही नहीं किया जा सकता, संपत्तियों का हस्तांतरण ही नहीं किया जा सकता और पैसे का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है, तो ये कहना कि किसी तरह का जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये कहना मैं समझता हूं कि गलत है। इसी प्रकार जो है अचल संपत्तियों को करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है, वो भी गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ने जो संपत्ति का आकलन किया है उसमें एजेएल की कुल संपत्तियां जो है उसको 413 करोड़ का बताया है और चूंकि बहुत बड़ा लॉस इस कंपनी में था, बहुत बड़ी देनदारी थी, कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी, जिसके पास में अपना स्वयं का पैसा कर्मचारियों के वेतन के लिए, वीआरएस बकाया के लिए, टैक्सेस कर के लिए और अन्य देनदारियों के भुगतान के लिए भी पैसा नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जब पैसा ही नहीं था तो किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर 2011 के मध्य इस डूबती हुई कंपनी को उभारने के लिए, क्योंकि कांग्रेस कटिबद्ध थी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जिस अखबार ने लड़ी, जिसे अंग्रेजों ने भी बैन किया, प्रतिबंध लगाया, ऐसी कंपनी को डूबने नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से 100 अलग अलग जो है लेन देन के माध्यम से, जो बैंक के माध्यम से हुए 90 करोड़ की राशि जो है उन्होंने मुहैया कराने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। अखबार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों और उनके कार्मिकों को वेतन मिलने की भी दिक्कत थी, वो उस पैसे को उसी में काम में लिया गया और ऐसे में नेशनल हेराल्ड को सिर्फ एक अखबार नहीं कहा जा सकता, उसका एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ इतिहास है, एक विचारधारा और एक जिसे कहेंगे जीवंत स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में उस कंपनी को माना जाना चाहिए। मैं इसमें आगे जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कटिबद्ध है और पहले भी समय समय पर कांग्रेस ने इसका सहयोग किया। ये ऐसे में सरकार को चाहिए था कि सरकार भी ऐसे अखबार का संरक्षण करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया। मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि इस पुनर्गठन प्रक्रिया के पश्चात, पुनर्स्थापना के पश्चात कानूनी सलाह लेने के बाद 2010 में यंग इंडियन का गठन किया गया, जो वो भी एक जो है गैर लाभकारी कंपनी है, जो उस समय अधिनियम 1956 के तहत धारा 25 में दर्ज है और वर्तमान कंपनी अधिनियम संशोधन 2013 जो संशोधित हुआ उसकी धारा 8 के अधीन पंजीकृत है। यंग इंडियन लिमिटेड के 4 शेयरधारक हैं, जिनमें तत्कालीन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्री मोतीलाल वोरा, तत्कालीन एआईसीसी के महासचिव श्री ऑस्कर फर्नांडिस और तत्कालीन एआईसीसी के महासचिव उस वक्त के राहुल जी, एवं 2 गैर शेयर धारक निदेशक जिसमें सैम पित्रोदा और सुमन दुबे शामिल हैं। चूंकि एजेएल संकट स्थिति में था और यंग इंडियन के माध्यम से जो 90 करोड़ का लोन, ऐसे में किसी भी निदेशक ने किसी भी तरह के जो है आर्थिक रूप से फायदा उठाने की कोशिश या किसी भी तरह का पैसे का कोई लाभ लिया हो, वो यहां नहीं हुआ, क्योंकि
कंपनी पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। किसी भी प्रकार की वेतन और लाभांश या लाभ अर्जित करने का काम इसमें नहीं हो सकता था। जो रेगुलेशंस थे इस रजिस्टर्ड कंपनी के, चाहे यंग इंडियन बंद भी क्यों नहीं हो जाए, उनके किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ को किसी भी शेयर धारक को नहीं पहुंचाया जा सकता, यह व्यवस्था लागू थी। ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी या किसी भी अन्य निदेशक ने किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी इस जो है इंडियन लिमिटेड से, यंग इंडियन लिमिटेड से नहीं लिया। ये रिकॉर्डेड है। चूंकि एजीएल जो है पूरी तरीके से कर्ज में डूबी हुई थी और एक प्रक्रिया है कि संपूर्ण दिवालियापन संहिता जो है, इसके सिद्धांत के आधार पर कोई भी कंपनी उसको पुनर्जीवित करने के लिए अपने जो है लोन्स को इक्विटी के माध्यम से उस कर्ज को समाप्त करने का अधिकार उसे है। और ऐसे कई उदाहरण भी है, ये पूर्ण रूप से कानूनन है। और इसके दूसरे जो उदाहरण है वो देना चाहूंगा मैं। रुचि सोया का कर्ज माफ किया गया, जिसे बाद में बाबा रामदेव की पतंजलि ने उसे खरीद लिया था। इसी प्रकार मोदी सरकार ने वोडाफोन का 36,000 करोड़ रुपया जो है कर्ज का माफ किया। और इतना ही नहीं, उसके स्वामित्व को अपने हाथ में भी लेने का काम किया, जो अब 22.6% से बढ़कर के 48.99% हो गया है। इसी प्रकार से जो एजीएल कंपनी की 5,000 करोड़ की बात भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो गलत है, ये आंकड़ा ही गलत है। इन्हीं के द्वारा, जैसा मैंने बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी संपत्तियों का जो आकलन किया वो 413 करोड़ मात्र है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, ने अदालत में एक मामला दायर किया था और उन्होंने उस मामले को 2020 तक आगे बढ़ाए रखा। और बाद में बड़ी अजीब सी बात है कि बाद में उन्होंने अपने ही तर्क के खिलाफ जिरह को रोकने की मांग की और अपने ही मामले के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में फिर से गुजारिश करी। इससे पहले 2012 में एक मामला और उन्होंने जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत के रूप में रखा, जिसको चुनाव आयोग ने उसी समय खारिज कर दिया था। और चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के तहत इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने फंड को कैसे इस्तेमाल करता है, ये उनका स्वयं विवेक है। इसलिए कांग्रेस ने आधिकारिक फाइलिंग में इस ऋण की घोषणा की थी, लेन देन को सार्वजनिक भी किया था। ये जो है आम जनता के सामने, देश के सामने सार्वजनिक रूप से मौजूद है। इसी प्रकार से अगस्त 2015 में यह मामला जो है ईडी के समक्ष आया और ईडी ने फाइल पर सारे रिकॉर्ड्स जो है वो बंद कर दिए थे। सितंबर 2015 में, एक ही माह के बाद में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि ईडी में उस समय के तत्कालीन ईडी निदेशक राजन कटोच को अपने पद से मुक्त कर दिया था। यह इस बात का परिचायक है कि वो चाहते थे राजन कटोच उनके हिसाब से ईडी की कार्रवाई करते, लेकिन चूंकि इसमें कोई मामला बनता ही नहीं था तो ईडी के केस को उन्होंने समाप्त कर दिया था। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि उन्हें उस पद से हटा दिया गया था। ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत हुआ, ये साफ होता है। इसके कुछ वर्ष बाद ही 2021 में जब ईडी ने प्रत्यक्ष राजनीतिक जबरन वसूली जो अमित शाह और मोदी जी की जो ईडी के माध्यम से करने की कोशिश है, वो उन्होंने 2021 में दर्ज की। मैं
यही कहना चाहूंगा कि 2023 में ईडी ने अंतरिम कुर्की, बहुत महत्वपूर्ण मामला आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। 2023 में ईडी ने एक अंतिम कुर्की आदेश निकाला जिसकी पुष्टि 10 अप्रैल 2024 को हुई। आप इस दिनांक पर ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल 2024 को उसकी पुष्टि की गई, उस अंतरिम कुर्की की, और यह मामला 1 साल तक खिंचा। इस 1 साल के अंदर अंदर ईडी को चाहिए था कि वो जो है आरोप पत्र दाखिल करता। 1 साल तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी, किसी प्रकार की कोई कॉन्क्रीट आरोप सामने नहीं आए, इसलिए अंतिम दिन, क्योंकि फाइल क्लोज हो सकती थी, अंतिम दिन 9 अप्रैल 2025 को हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी जी के और राहुल जी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया ईडी ने। और इस आरोप पत्र में विशेष वस्तुस्थिति जो है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, क्योंकि यह आरोप पत्र पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इसीलिए उन्होंने पूरा 1 वर्ष इसको लगाया। अंतिम 365वें दिन इन्होंने आरोप पत्र को दाखिल किया। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है, इस चीज को देखने की जरूरत है। ये पूर्णतः निश्चित रूप से ये राजनीतिक द्वेषता के चलते मोदी जी की घबराहट और बौखलाहट इसमें सामने नजर आती है। इसी प्रकार से, इसीलिए ये कार्रवाई समझता हूं की गई है। एक सफल पुनर्गठन के बाद एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबार छापता और प्रकाशित करता है और कौमी आवाज को ऑनलाइन प्रकाशित करता है, मैं कहना चाहूंगा कि एजेएल अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में विभिन्न वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से सक्रिय है और राष्ट्रीय स्तर पर इसने अपनी एक प्रिंट छवि और एक अच्छी डिजिटल उपस्थिति दर्ज कर रखी है। आज की स्थिति में नेशनल हेराल्ड अखबार में सरकारी विज्ञापनों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स दिए जा रहे हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, वो नेशनल हेराल्ड में गलत है। ये परिपाटी है। हर अखबार के अंदर जो है सरकारी विज्ञापन देने की एक प्रथा है, सिस्टम है। आप लोग जानते हैं, मीडिया से संबंधित आप लोग हैं, इस बात को भली भांति जानते होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, केरला के मलयाली अखबार के अंदर हिंदी के विज्ञापन क्यों दे रहे हैं, यह उनसे पूछा जाना चाहिए। वनस्पति, इन्होंने हमसे प्रश्न किया है कि हमारी सरकारों के सरकारी विज्ञापन नेशनल हेराल्ड में क्यों जा रहे हैं। यहां यह कहना चाहूं कि एजीएल स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य पत्र के रूप में अपनी भूमिका में अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को संरक्षित करने की बात कही गई है, जो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य भी है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि यहां संरक्षण देने की बजाय उसे खत्म और निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है और स्वतंत्रता संग्राम के जो है विरासत को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की उस समय जो है मुखबिरी करने का काम ये किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम से कोई जुड़ाव नहीं था। ये जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम और उनकी पेंशन लेने तक का काम उन लोगों ने किया, जिसमें आरएसएस और इनके जो है कई संगठन शामिल हैं। इसमें यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे, जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के खिलाफ कई कार्रवाइयां की, ऐसे में ये इतिहास मिटाने की कोशिश जो है इनकी असफल कोशिश रहेगी। और स्वतंत्रता संग्राम और विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका को कलंकित करने का जो दुष्प्रचार करने के लिए जो इस्तेमाल किए जा रही है संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स, इस पर लोगों को देखना होगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जीवित स्मारक को, नेशनल हेराल्ड को बदनाम करने की कोशिश की है। सत्य जो है छुपा हुआ नहीं रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।